एक मारुति पे सवाल आया है, 13,100 की कॉल ले रखी है उन्होंने 150 रुपए के दाम पर। अभी ये लॉस में है, क्या करना चाहिए? कॉल पुट के बारे में तो बहुत जानकारी इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत तेजी से एरोड होती है, तो वहां पे बहुत प्रिसाइसली लेना और बेचना पड़ता है। बट मारुति में हमने पिछले फ्राइडे को भी डिस्कस किया था और लगभग 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। 12,550 का टारगेट था, वो आ चुका है। यहाँ से 12,550 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करता है तो अगला जो टारगेट खुलेगा वो खुलेगा 13,461 रुपए। डीप आउट द मनी, मतलब आउट द मनी कॉल है, तो उसमें टाइम वैल्यू बहुत तेजी से एरोड होगी, तो पोजीशन अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। बट 12,550 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो 13,461 का टारगेट खुल जाएगा। तो मारुति के केस में पहले भी कई बारी बात हुई है वैल्यू वाइज, लेकिन वो ऑब्वियसली बात है, ऑप्शंस में जब आप काम कर रहे हो तो आपकी रणनीति अलग तरीके से बनेगी, इस तरीके से नहीं बनेगी। इसके अलावा एक सवाल आया है जेन टेक्नोलॉजीज को लेकर। वो उन्होंने खरीदारी करके रखी है, तो वो टारगेट्स पूछ रहे हैं कि क्या इसमें होना चाहिए। जेन टेक्नोलॉजी में 1576 तक बाउंस बैक आना था, आ चुका। वहां से वापस 10-20-50 डे मूविंग एवरेज तोड़ के नीचे आ रहा है। 1129 रुपए का पहला टारगेट बन सकता है, बट ब्रॉडली अब 1576 1129 की रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अपर एंड रिजेक्ट हुआ है तो लोअर एंड आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो लोअर एंड साइड पर आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है। शैलेंद्र सिंह साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 113 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है और लंबी अवधि का नजरिया है, करना क्या चाहिए इसमें? सर अगेन मैं वही रिपीट करूंगा, लंबी अवधि के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट कीजिए, पब्लिक सेक्टर बैंक से दूर रहिए। 120 का ब्रेकआउट फेल किया है, लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 102 रुपए है। अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो वापस 92-94 की जोन टेस्ट कर सकता है। डाउन द लाइन 1.5 साल से मैं एक साल मतलब जुलाई 2023 से मैं कहते आ रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक से दूर रहिए, पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा लगाइए, सॉरी पब्लिक सेक्टर से दूर रहिए, प्राइवेट में पैसा लगाइए। प्राइवेट स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं, पब्लिक स्टॉक्स अभी भी अपने हाई से बहुत नीचे हैं। तो एनी डे अगले 1.5-2 साल में भी अगर पैसा बनना है बैंकिंग में, प्राइवेट में ही बनेगा, पब्लिक में बहुत मुश्किल है। तो ऐसा क्यों जैन साहब? सॉरी सर। ऐसा क्यों जैन साहब कि प्राइवेट में पैसा बनेगा, पब्लिक में नहीं? अब थोड़ा सा लंच आवर का दिक्कत रहता है। अच्छा। चलिए, एक सवाल पूछने के लिए हमारे साथ शुभम तिवारी साहब मौजूद है लखनऊ से। तिवारी जी नमस्कार। सर नमस्कार। तिवारी जी आप सर सुन पा मेरे रहे हैं? पास, जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आवाज आ रही है, पूछे सवाल। सर संवर्धना मदरसन के 80 शेयर्स हैं 128 के रेट पे, तो ये जानना था कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है वो बुक कर ले या अभी होल्ड करें या क्या करें? ओके। जैन साहब, संवर्धना मदरसन, ये शेयर पे बहुत सवाल आते हैं आमतौर पे, और सबको लगता है कि ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, जो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन चुका है। सो अभी क्या किया जाए इसमें? तो देखिए, बाइंग क्लाइमेक्स और फील्ड ब्रेकआउट के बाद 200 रुपए से 160 का टारगेट था, लो बना है 160.25। अब मंथली चार्ट पे हैमर बना है 2 महीने के लो स्वीप करके और फॉलो थ्रू मूव मिल रही है। तो एक बार पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस डाउन मूव का 50% रिट्रेसमेंट ये स्टॉक आराम से टेस्ट कर सकता है, जो कि प्लेस्ड है समवेयर अराउंड 162 के अराउंड। आज के सेशन में ऐसा लग, वैसे भी ऑटो स्टॉक्स तेज लग रहे हैं, ऑटो इंडेक्स तेज लग रहा है, उसमें ये स्टॉक भी बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर वीकनेस बाई करनी है तो मदरसन बाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 160 रुपए तक का टारगेट मिलते हुए दिख रहा है। तो एक रणनीति आपको बताई गई मदरसन के संवर्धना के संदर्भ में, आप उसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शेख साहब का एक सवाल आया है कामधेनु के ऊपर, ये इसमें फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, आप क्या राय रखते हो इसमें, क्या किया जाए? काम कामधेनु लिमिटेड, सर ये स्टॉक भी 65 पे, लगभग 65 पे बाइंग क्लाइमेक्स भी बनाया था, डबल टॉप भी बनाया था, तो उसका फील्ड ब्रेकडाउन भी आया है। उसका जो ऊपर 65 से टारगेट था 26 का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे साइडवेज की विद द बेरिश प्राइस रहने की ज्यादा है। अगले 2-4 साल ये आपकी वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो आपकी अगले कुछ समय तक ये वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। जैसा एक जरा शेयर देखना, अदरवाइज
वो है बजाज फाइनेंस। ये पिछली बार जब हमारी बात हुई थी और अब इसके बीच में उसमें एडजस्टमेंट आ गया, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट, बोनस स्प्लिट का। लग रहा है क्या नियर टर्म कहीं टॉप आउट हो रहा है? सर देखिए, अगेन इतने समय से आप भी मार्केट में हैं, तो आपको ये चीज क्लियर ही है कि अगर इतना बड़ा स्प्लिट और बोनस एडजस्टमेंट आता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ते हैं, मार्केट कैप पे कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है नंबर ऑफ स्टॉक्स की वजह से। तो उसके बाद स्टॉक कम से कम 8-9 महीने दब जाता है। रीसेंट केस इन पॉइंट अगर आप पकड़ेंगे तो रिलायंस में आपने देखा होगा कि जब बड़ा बोनस स्प्लिट आया था, उसके बाद 6-8 महीना लग गया उसको, स्टॉक को पूरी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने में। तो पुराने इतिहास में एग्जाम्पल आपको ढेरों मिल जाएंगे कि बड़ी लिक्विडिटी जब बढ़ती है स्टॉक में, नंबर ऑफ स्टॉक्स की, 6-8 महीना लग जाता है उसको एब्जॉर्ब करने में। तो भले टॉप आउट ना हो, 79.46 का अपना ब्रेकआउट लेवल प्रोटेक्ट कर ले, बट 6-8 महीने लिक्विडिटी की वजह से दबाव में रह सकता है स्टॉक। तो हो सकता है थोड़ा सा नियर टर्म में दबाव बनता हुआ दिखाई पड़े इस स्टॉक के संदर्भ में भी। एक सवाल आया है, एडीजीएल वर्सेस एचडीबीएल, इन दोनों में से कोई अगर एक को चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे? मैं एचडीबीएल तो सोम डिस्टिलरी को डिकोड कर पाया हूँ। एडीजीएल शायद मेरे ख्याल से होना चाहिए एटी रेड फोर्ड ग्लोबल आ रहा है मेरे पास। तो आपको ये राय, एडीजीएल अगर आप समझ पाया तो? एटीजीएल हो सकता है सर, अदानी टोटल गैस, क्योंकि कल परसों भी इस पे काफी बात हुई थी। एटीजीएल होगा फिर तो, एडीजीएल की जगह। लेकिन अगर एटीजीएल और एचडीबीएल को ही कंपेयर किया जाए तो क्या ज्यादा बेटर दिख रहा है? एटीजीएल सर, एनी डे एटीजीएल, अदानी टोटल। क्या क्या कह रहे हो जैन साहब? अदानी टोटल गैस, एटीजीएल, एनी डे ये अभी मोमेंटम में है। 642 के ऊपर जैसे ही टिकेगा एटीजीएल, इसमें बढ़िया अपमूव बनेगी 781 तक, बीच में 699 रेजिस्टेंस बनेगा। तो एसटीबीएल एटीजीएल के बीच में क्लियर विनर एटीजीएल रहेगा। क्लियर विनर एटीजीएल रहेगा। जरा जैन साहब एक बार एचडीएफसी बैंक पर वापस अपनी नजर डालना। आज वापस से एचडीएफसी बैंक रफ्तार के अंदर आना शुरू हुआ है। 1944 ये पहुंच गया है, 52 वीक्स हाई को दोबारा अप्रोच कर रहा है। करे क्या इस बारी फिर? सर एक बार लेने के लिए 1960 1970 तक के टारगेट के लिए लिया जा सकता है, बट प्रोबेबिलिटी अभी बहुत अच्छी फेवरेबल नहीं है बुल्स के लिए। ये जो सेलिंग कैंडल आई थी 23 अप्रैल को फ्रॉम ऑल टाइम हाई, अब जब तक इसका हाई नहीं निकलता है, प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहेगी। हालांकि एविडेंस 1880 के नीचे मिलेगा, बट मैं अगर पर्सनली, पैटर्न ठीक दिख रहा है, बट मैं पर्सनली इस लेवल पे जाके थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। मेरे को पूरी यहाँ पे या तो 4-6 हफ्ते की कंसोलिडेशन मिल जाए, मूविंग एवरेजेस कैचअप हो जाए, तब मेरे लिए बहुत बेहतरीन बाइंग बनेगा। या फिर जो सेलिंग कैंडल का हाई है ऑल टाइम हाई का, वो निकल जाए तो बाइंग बनेगी। इस जंक्चर पे रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है, तो मैं अवॉइड करके चलूंगा। फिलहाल इसको इन लेवल्स पे एटलीस्ट अवॉइड करने की राय है। लेकिन हाँ, आज अच्छी तेजी आई है, भी का एक स्पाइक आया, तो इसलिए इस पे बात करना भी यहाँ पर जरूरी दिखाई पड़ रहा था। एक तो और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। उसमें एक सवाल आया है नेटको फार्मा को लेकर। सर ये हाल फिलहाल के लोज पे अपने बेस तो इसने शायद फॉर्म कर लिया है, 855 की खरीदारी है, करना क्या चाहिए? एक 8-10 हफ्ते का बेस बनाया था, 849 का हाई था, उसको ब्रेकआउट दिया बड़े वॉल्यूम से। 1406% वॉल्यूम राइज था, अब उसी का लो पिछले 2 दिन से टूट रहा है। तो मोस्ट लाइकली ये लॉन्ग ट्रैप बना है, 722 रुपये नीचे वापस आ सकता है। अब 722 टूटेगा नहीं कहना मुश्किल है, बट 722 आते हुए दिख रहा है, क्योंकि बुल ट्रैप बना है स्टॉक में। तो हो सकता है 722 के लेवल्स दोबारा खुलते हुए दिखाई पड़े। अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं गुवाहाटी से बातचीत करने के लिए। रहमान साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार रहमान साहब, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ऑयल इंडिया को लेके है। मेरे पास 50,000 शेयर है एट द रेट 56। तो मेरे को मतलब अभी बेचना है, तो अभी ये सही वक्त है या थोड़ा रुक जाऊं मैं? नहीं नहीं, आपने संवर्धना मदरसन के 50,000 शेयर ले रखे हैं? नहीं नहीं, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया के, ओके। और कितना समय आप इसे दे सकते हो? जी सर। कितना टाइम और दे सकते हो रहमान साहब? और 6 मंथ। तो रहमान साहब एक बात आप ये बताएं कि आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी ऑयल इंडिया की खरीदी है, कोई खास वजह है क्या? जी इतनी खरीदी नहीं थी, वो बोनस मिलके इतनी हो गई। अभी तो पहले हम लोग को एम्प्लॉय में मिलता था, तो वही
मेरे पिताजी के थे। ओके 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 ओके। तो करना क्या है जैन साहब, इनके पास खरीदारी है ऑयल इंडिया की, पुरानी खरीदारी भी है, कुछ एडजस्टमेंट के शेयर भी इनको मिले हैं, लेकिन 50,000 क्वांटिटी है। सो अभी क्या किया जाए इसमें? तो देखिए, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 760 के अराउंड, वहां से 56% प्रिसाइसली 56% करेक्ट भी हो चुका है स्टॉक। और अब दिख रहा है इसमें बाउंस बैक के लिए 405 406 का लेवल निकालना बहुत जरूरी है। जिस भी दिन 405 406 के ऊपर क्लोजिंग आती है, प्रोबेबली आजकल में आ सकती है, 481 रुपए तक का बाउंस बैक बन सकता है। 481 रुपए पे आपको दोबारा सवाल पूछना चाहिए। अगर वो लेवल नहीं निकला तो फिर एग्जिट की सलाह रहेगी। तो आपको एक राय दी गई है, लेवल्स बताए गए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं रहमान साहब, और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाए। वैसे भी आपको इस कंपनी में अच्छा डिविडेंड भी आता होगा, सो डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी ये स्टॉक काफी बेहतर है। इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट, कुलदीप साहब के पास है, 99 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या किया जाए इसमें? तो इस पे 2 दिन से डिस्कशन हो रहा है कि ऑल टाइम हाई के पास एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लें। नीचे में कहीं भी 113 और 110 की जोन में मिलता है, बुलिश एविडेंस पे बाई करेंगे। बट ऑल टाइम हाई पे है, आईपीओ बेस के हाई पे है, एक बार प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। अनमोल कीर्तन साहब के पास सिग्नेचर ग्लोबल के शेयर हैं, और आपके प्रशंसक भी हैं ये वैसे। इसमें करना क्या चाहिए? आईपीओ से इसे होल्ड कर रहे हैं, ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट स्टॉक है रियल स्टेट का, क्या किया जाए अभी इसमें? सर, ट्रेंड तो नेगेटिव है और मंथली पे जो स्विंग स्ट्रक्चर का सपोर्ट था 1044, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। जब तक 1044 प्रोटेक्टेड है, एक बार बाउंस बैक 1360 तक मान सकते हैं। बट नीचे जैसे ही 1044 निकलता है, प्रिसाइसली लेवल है 1040। 1040 के नीचे जैसे क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करता है, स्टॉक में बहुत तेज गिरावट आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर किसी तरीके का लॉन्ग है, 1040 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस है। बाउंस बैक में 1360 के आसपास मिले तो एक बार दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। ओके। सुनंदा शर्मा जी के पास तेजस नेटवर्क के शेयर हैं, 11,000 रुपए के आसपास का लॉस है, उन्होंने खरीदारी का दाम नहीं बताया, आप क्या राय रखते हो उस पर? यस। तो अजय तेजस साहब, नेटवर्क तेजस नेटवर्क। बात करते आ रहे हैं कि गैप डाउन रिजल्ट के बाद जो आया है नीचे में 651 रुपए तक आ सकता है। और अगर 651 प्रोटेक्ट नहीं होता है, तब हम टारगेट रिवाइज करेंगे 510 तक के लिए। स्ट्रक्चर नेगेटिव है, स्टॉक एक्सट्रीमली वीक है, बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है। निकुंज साहब पूछ रहे हैं कि कजारिया सिरामिक्स लेने लायक सिचुएशन में दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? जारिया सेरेमिक आज देखिए सर, बाउंस बैक बन रहा है स्टॉक में। 51% गिरा था 134 दिन में, छोटा सा बेस बनाया, उसको आज स्वीप करके ऊपर चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 865 पे खड़ा है। 865 अगर निकलता है तो बाउंस बैक थोड़ा सा गहराएगा, फिर 1010 तक के लिए। तो अगर बाइंग की सोच भी रहे हैं, वीकनेस बाई करना है, कम से कम 865 के ऊपर टिकने का वेट कीजिए, उसके बाद ही बाई बनेगा। ओके, तो 865 के ऊपर अगर कहीं ये टिक जाता है तो आप एक बार को बाय करिए, वरना अभी के लिए इसको आप अवॉइड करके भी चल सकते हैं। इसके अलावा केपीआई ग्रीन और में फ्रेश एंट्री करने की बातचीत की जा रही है, तो क्या किया जाए इसमें? बिल्कुल नहीं करना है सर। केपीआई ग्रीन 711 के आसपास फील्ड ब्रेकआउट देके लॉन्ग लिक्विडेशन में 303 का अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका है। वहां से बाउंस बैक में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, साइडवेज है। प्रोबेबिलिटी वापस बहुत हाई है कि 303 का लेवल टेस्ट कर सकता है। आपकी वॉच लिस्ट में स्टॉक होना नहीं चाहिए उसे। ओके। और राजेश बंसीवाल साहब पूछ रहे हैं कि अमर राजा के इनके पास 1356 रुपए के दाम पे खरीदे हुए शेयर है, क्या करना चाहिए इसमें? सर, 1010 का भी सपोर्ट नहीं प्रोटेक्ट हो पाया है, तो अब 762 रुपए का टारगेट खुलते हुए दिख रहा है।